हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेणु वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक रेसिपी बता रही हूँ जो हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है और टेस्टी भी है। और उसमें जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उनकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है। जैसे बथुआ की साग, मक्के का आटा और उसके साथ आलू का थोड़ा सा आलू भी है। मतलब उसको जब बनाऊंगी तब समझ में आएगा कि आलू क्यों यूज़ हुआ, मक्के का आटा क्यों यूज़ हुआ और बथुए का साग कहाँ यूज़ हुआ। उसके साथ जो चटनी बनाई है वो भी बहुत टेस्टी बनाई है। उसकी भी रेसिपी थोड़ी अलग है। वो चटनी भी आप बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये रेसिपी की पूरी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चलिए मैं अब उसकी प्रोसेस बताती हूँ। साथ में मैं बथुआ की न्यूट्रिटिव वैल्यू और मक्के के आटे की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बताती हूँ और आलू की भी न्यूट्रिटिव वैल्यू बताती हूँ। लोग कहते हैं आलू अच्छा नहीं होता, आलू नहीं खाना चाहिए, आलू नुकसान करता है। हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। ऐसे आलू फ़ायदा भी बहुत करता है और नुकसान भी है, तो उसके तरीके अलग हैं। आपकी किस तरह से खाने से वो फ़ायदा करता है और किस तरह से खाने से वो नुकसान करता है। और कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाने से तो नुकसान करती हो, चाहे वो अमृत ही हो। अमृत भी आप ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा पिएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। इसलिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप उसको सही मात्रा में सही हिसाब से खाते हैं तो कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती, चाहे जो हो। घी, तेल, दूध, दही, सब्जी भाजी, आटा, आलू, बैंगन, सब कुछ। चलिए मैं आज इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। इस रेसिपी में बथुआ, मक्के का आटा और आलू ये तीनों चीज़ ले ली। ये बनाने के पहले मैं आपको बथुआ की न्यूट्रिटिव वैल्यू बता देती हूँ। बथुआ में विटामिन ए, सी, के और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज से हमें निजात भी दिलाते हैं। साथ में इसमें पाया जाने वाला अमीनो एसिड एवं पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। यह डायबिटीज़ वालों के लिए, पीरियड्स की समस्या वालों के लिए, त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह पाइल्स की समस्या वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पर हर चीज़ जो फ़ायदे करती है उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान बताने के पहले मैं ये बता रही हूँ कि बथुआ को ले लिया, उसको अच्छे से उसकी पत्तियाँ तोड़ के अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर धो लिया और कुकर में उसको डाल के नमक डाल के 2-3 विसिल आने तक के लिए बॉईल करने को चढ़ा दिया। और इसके साथ जो आलू लिया उसको भी ऐसे ही बॉईल करके रख लिया, है ना। फिर जब ये बथुआ बॉईल हो गया तो उसका मतलब एक कंटेनर में खाली किया कुकर से और उसके पानी को से बथुआ की जो भाजी है उसको अलग किया और पानी को अलग कर लिया। इसका पानी रखना है, फेंकना नहीं है, बहुत उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब इसका जो भाजी है उसको आगे की जो प्रोसेस है उसमें क्या करना है कि लहसुन, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और अदरक ये सब ले लिया हिसाब से जितनी अपनी भाजी है, और भाजी और इन सब चीज़ों को मिक्सर जार में डाल के अच्छा फाइन पेस्ट बनाने तक पीस लिया। जब तक ये पिस रहा है तो मैं इसके थोड़े से नुकसान भी बता देती हूँ। इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है जो अधिक मात्रा में खाने से नुकसान पहुंचाता है, जो शरीर की कैल्शियम अपने आप जो शरीर में भी जो कैल्शियम बनता है उसको भी कम करता है। और जिसको कैल्शियम की कमी वाली परेशानी होती है उन्हें तो ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फाइबर की अधिकता होने के कारण इसको ज़्यादा खाने से डायरिया का कारण बन सकता है और जिन्हें एलर्जी होती है उन्हें भी बथुआ खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना चाहिए। अच्छा, इधर बथुआ का पेस्ट बन के तैयार हो गया, उसको एक साइड में रखा। फिर कढ़ाई में जो बथुआ वाला पानी था वो तो डाला ही, उसके अलावा 4 कटोरी पानी और डाला और गैस ऑन की और उसमें एक हिसाब से नमक, जो अपना आटे की क्वांटिटी है उसी के हिसाब से नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया।
ढक्कन लगा दिया और बॉयल करने के लिए रख दिया। जब तक ये पानी बॉयल हो रहा है, मैं आपको मक्के के बारे में भी बता देती हूँ कि मक्के की क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है। मक्के में भी कई पोषक तत्व होते हैं, उसमें विटामिन सी, ई, के, B1, B2, B3, B5, B6 और प्रोटीन होता है। पीली मक्का में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में होता है, फाइबर होता है, फॉलिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और आयरन, फास्फोरस होता है। अच्छा, ये जब पानी बॉयल हो गया तो जो हमने बथुआ का पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट बॉयल पानी में डाल दिया। मैं बीच बीच में रेसिपी भी बताती जा रही हूँ और इसके फ़ायदे भी बताती जा रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब ये पानी बथुए के पेस्ट के साथ भी बॉयल हो गया तो उसमें मक्के का 4 कटोरी आटा डाला। जैसे 4 कटोरी पानी लिया था वैसे 4 कटोरी आटा डाला और आटे को लगातार मिक्स करते गए पानी के साथ, जिससे उसमें ये जो गुलथी गठाने ना पड़े और ये लगातार माने आपस में मिक्स होते जाएं। इससे इसमें जब 4 कटोरी अपन आटा डालते हैं तो बिल्कुल गठान पड़ती नहीं है। इसको थोड़ी गैस ऑन ही रहने दिया जब तक ये मिक्स कर रहे हैं। इसको थोड़ा गैस के साथ पकाना भी चाहिए। आटा और ये पानी जब थोड़ा पक जाता है आपस में तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। जब ये अच्छे से पक गया तभी गैस बंद करना चाहिए। जब आप देख रहे हैं अभी तक मेरी गैस ऑन है और मैं ये पका रही हूँ। अब ये जब अच्छे से पक जाता है तब गैस बंद करके इसको एक साइड रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं आपको इसके थोड़े से और अच्छाइयाँ बता देती हूँ कि मक्के में जिंक, कैल्शियम और पोटास भी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फेनोलिक यौगिक तत्व भी होते हैं। इसका फ़ायदा बहुत है। इसमें बहुत अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो शरीर को जिन विभिन्न पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो इन शरीर का ये पोषक तत्व पूरा कर देता है। इसके साथ साथ मक्का त्वचा, बाल और पीलिया, टाइप 2 तरह का जो डायबिटीज़ होता है उसके लिए, आँखों के लिए, हाई बीपी के लिए, लीवर डिजीज़, मानसिक विकार और पाचन आदि के लिए काफ़ी मददगार होता है। वज़न कम करने में भी सहायक होता है और प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब ये जब तक हो रहा था, जब तक मैं आलू इसके अंदर स्टफ़ करने के लिए जो आलू का मसाला बनाने वाली उसकी भी थोड़ी रेसिपी बता देती हूँ। बीच बीच में रेसिपी और उसके फ़ायदे बताने में ठीक रहता है। तो आलू के जो था उसको छील लिया, बॉयल किया, छीला और कुचा मैश करके एक साइड रखा और कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, इसमें हींग, राई, जीरा डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के डाल दिया और जब ये तक गुलाबी हुआ तब उसमें थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाला और इनको गुलाबी होने को छोड़ दिया। अब जब तक ये वो हो रहा है तो मक्के का नुकसान भी थोड़ा बता देती हूँ कि मक्का बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसको दैनिक आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। इसको वीक में 2-3 बार ही खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से कई बार ये खतरनाक भी हो जाता है। और अब इसके बाद मैं आलू के भी फ़ायदे आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना आलू बहुत फ़ायदा नहीं होता है, आलू ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है, आलू में भी बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। आलू में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं विटामिन सी, विटामिन 6, पोटेशियम, आयरन, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक और एक अच्छा वाला स्टार्च होता है। इसके फ़ायदे ये होते हैं। अच्छा, जब तक ये आलू मैश किया हुआ जो आलू मैंने रखा था उसकी रेसिपी पे फिर वापस आ रही हूँ। तो जो ये मसाला जब गुलाबी हो गया सब चीज़ डाल के तो उसमें जो मैश किया हुआ आलू था वो डाल दिया और फिर आलू के ऊपर अमचूर डाला, हरी धनिया पत्ती खूब सारी डाली, अमचूर डाला और यहाँ एक दवे का दीप गरम मसाला मिलता है वो भी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करने को रख दिया। अब आलू के फ़ायदे ये हैं कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, रोग और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व जो हैं और जिंक आदि हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद केमिकल बॉडी जो है वो बैक्टीरिया को कोशिकाओं से जुड़ने से रोकता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसे कहते हैं कि डायबिटीज़ में आलू नहीं खाना चाहिए, पर
अभी मैं आलू के बारे में और फ़ायदे बता रही हूँ, थोड़ा सा इसके पहले ये चटनी की प्रोसेस बता देती हूँ। जो हमने ये पराठा बनाया, इसको जिस चटनी के साथ खाना है, उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल लेते हैं, फिर उसमें मेथी दाना डालते हैं। मेथी दाना जब अच्छा गुलाबी होता है तो उसमें राई डालते हैं, और राई जब फूटने लग जाती है तो हरी मिर्च और थोड़ा कटा हुआ लहसुन डालते हैं। जब ये सब गुलाबी हो जाता है, और इसके लिए 5 टमाटर मैंने लिया था, 5 टमाटर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया। पहले ज़माने में जो देसी टमाटर आते थे उसको तो सहगा ही डाला जाता था, पर आजकल हाइब्रिड आते हैं देसी टमाटर, इसलिए उनको थोड़ा काटना पड़ता है। जब ये लहसुन वहसुन सब गुलाबी हो जाता है, तब अच्छा गुलाबी हो गया तो इसमें नमक डाला और हल्दी डाला। हल्दी अगर आप टमाटर के ऊपर डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है, पर अगर हम मुझसे जल्दी जल्दी में हल्दी तेल में ही डल गई थी, इसलिए मैंने मतलब वो स्वाद नहीं आया जो आना चाहिए। हल्दी अगर आप टमाटर के ऊपर डालते हैं तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिर आप हल्दी डाल, जब ये हल्दी भी गुलाबी सी हो गई तो जो टमाटर उसको ढक्कन में रख लीजिए किसी प्लेट में रख के ऐसा डालिए कि डालने के बाद प्लेट ना खोलना पड़े, उसकी भाप अंदर ही रह जाए और सारा खुशबू टमाटर में आ जाए। ढाँक दीजिए। अभी टमाटर पकने को छोड़ दिया है, और इसके बाद इसका जो आटा था उसमें तेल डाला और उसको अच्छे से हाथ से मिक्स किया। खूब अच्छा मसल के इसको मिक्स करना चाहिए। जब तक ये आटा मसल रहा है तब तक मैं इसके आलू के जो डायबिटीज़ में क्यों खाना फ़ायदेमंद है या नहीं उसके बारे में बता देती हूँ। डायबिटीज़ में आलू खाने को मना करते हैं, पर अध्ययनों से पता चला है कि आलू में एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, जिसे प्रतिरोधी स्टार्च के रूप में जाना जाता है। ये इंसुलिन के प्रतिरोध में काम करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। फिर भी डायबिटीज़ के मरीज़ को आलू डॉक्टर से पूछ कर ही खाना चाहिए। या आटा जब खूब मसल लिया तो खूब सॉफ्ट हो गया, और इधर आलू भी ठंडा हो गया, तो इसके पराठे बनाए। आटे की जो लोई बनाई वो थोड़ी इधर उधर कटी कटी थी, तो उसको अच्छे से खूब थोड़ा गोला बनाइए। अच्छा हाथ से मसल के गोला बनाने से आटा और सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसकी एक गोल रोटी बेल लीजिए। जब तक रोटी बेल रहे हैं तो मैं आलू के थोड़े नुकसान भी बता देती हूँ। आलू खाने से के नुकसान उसके बनाने के मेथड पर निर्भर करता है। उबला आलू नहीं नुकसान करता है, पर अगर आप आलू को तल के खूब बनाते हैं तो वह नुकसान करता है, और उसका तलने से उसमें फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाते हैं, जिससे वज़न बढ़ता है, कैलोरी बढ़ती, बीपी, शुगर, गठिया, पाचन संबंधी विकार भी बढ़ जाते हैं। अब जब ये रोटी, अब प्रोसेस पे आते हैं, मेथड पे, जब ये रोटी बन जाती है तो इसके बीच में वो जो आलू का मसाला है वो रखिए और चौकोर पराठा के समान इसको फोल्ड करिए। ये आटे थोड़े नाजुक होते हैं, इसको गेहूं के आटे के समान फटाफट नहीं बनाया जा सकता। इसको बड़े सहूलियत से बेलना होता है, बड़े सहूलियत से फोल्ड करना होता है, और बड़े सहूलियत से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से बेल के पराठा के रूप में तैयार करना होता है। ये पराठा बहुत फ़ायदेमंद इसलिए भी है, जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है वो गेहूं का आलू के पराठे नहीं खा सकते गेहूं के आटे के, वो मक्के के आटे से ही पराठा बना सकते हैं। और उनके गेहूं के आलू के पराठे की जो एक तलब रहती है वो ख़त्म हो जाएगी, इसी में उन्हें उसका टेस्ट मिल जाएगा। साथ में वीगन भी है, क्योंकि मैंने इसमें घी बटर का यूज़ नहीं किया, ना ही कोई एनिमल प्रोडक्ट दूसरे भी यूज़ किए हैं, इसलिए वीगन भी इस पराठे खा सकते हैं, और ग्लूटेन से जिनको एलर्जी है वो भी खा सकते हैं। ये पराठा बड़ा ही टेस्टी होता है। इसको तवे में डालिए, और ये चूँकि पहले से पका हुआ रहता है आटा, तो इसको सेकने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब ये सिक जाता है दोनों साइड से, तो मैंने तो सरसों का तेल लगा के दोनों साइड से अच्छे से सेका, और अगर आप चाहें तो बटर और घी से भी सेक सकते हैं, और इसको बिना घी बटर के भी सेक के रोटी जैसा भी बना सकते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाते हैं, तो वो ऐसे भी बना के खा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये मक्के का स्टफ्ड कुलचा कुलचे में भी ये होता है, उसको तेल में नहीं सेकते हैं, ऐसे तंदूर में सेकते हैं, अंदर आलू भर देते हैं। जो स्टफ्ड कुलचा होता है उसी तरह का होता है। तंदूर में मैंने नहीं सेका, तवा में सेका, पर उस वही मान लीजिए। पर बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ और बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी और बहुत फ़ायदेमंद है, और इसको बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती। पहले से आटा पका होता है तो ये डर नहीं रहता कि पका है कि नहीं। कोई भी चीज़ अगर पूरी पकी हो तो अच्छी रहती है।
और इस तरह के आटे जैसे गेहूँ, मक्के, बाजरे, मक्का, ज्वार, इनका आटा अच्छा पका हुआ खाने से डाइजेस्टिव रहता है, इसलिए इसको खूब पका हुआ ही खाना चाहिए। इसलिए पहले से ही इसको कढ़ाई में ज़रूर पका लें। इसके कई फ़ायदे हैं। तो आटा में बहुत लोच हो जाता है, 50% गेहूँ के आटे के समान ये सॉफ्ट हो जाता है और अच्छे से आपको बेलते बन जाता है। नहीं तो आप इसको कभी गर्म पानी से सान के बनाते हैं तो इसको आप बेल नहीं सकते। इसको हाथ से जैसे पोई रोटी रहती है उस तरह ही बना सकते हैं, या फिर पॉलीथीन में रख के जैसे आलू के पापड़ बनाते हैं उस तरह से रख के आप इसको बेल सकते हैं। आराम से नहीं बेल सकते जैसे मैंने बेला है बर्तन लगा के। तो आप इसको पका के ही बनाइए और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए जब तक गुलाबी गुलाबी चित्ती नहीं आ जाए। अगर आप गुलाबी चित्ती वाला पराठा नहीं खाते हैं तो उसको कम सेक के ही बनाइए। और इसको जब सेक जाए, ये जब तक सेक रहा था तब तक उधर चटनी का जो ढक्कन है वो खोल के देखा तो टमाटर भी पक गया था। टमाटर जब पका हुआ सा हुआ तो उसको आप झारे से कढ़ाई में इतना मैश करिए कि लगातार मैश करते रहिए और जिससे वो पेस्ट फॉर्म में बदल जाए। चूँकि ये हाइब्रिड देसी टमाटर रहते हैं तो इनको पकने में भी टाइम लगता है, मैश करने में भी टाइम लगता है। ये हमारे नानी के यहाँ बनती थी ये चटनी, पर उस समय देसी टमाटर बहुत अच्छा आता था तो हमारे यहाँ तो सैगे ही टमाटर डाल दिए जाते थे और फिर जब खोलते थे ढक्कन तो वो पक जाते थे और फटाफट मैश हो जाते थे। और इतनी टेस्टी चटनी, इसको और भी दूसरी चीज़ों से दम आलू के साथ खाइए और मेथी आलू की सब्जी बनाइए उसके साथ ये चटनी खाइए और दूसरी किसी भी पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। ये चटनी हमारे यहाँ बहुत बनती है और हम लोग को बहुत पसंद आती है। आप ये चटनी ज़रूर बनाइए और इसी प्रोसेस से बनाइए और इसको ऐसे ही कढ़ाई में खूब अच्छे से जब बिल्कुल चिकना पेस्ट सा हो जाए तो इसमें करीब मैंने 5 टमाटर की चटनी बनाई थी इसलिए 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाला। और अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं, हम तो 3 लोग ही हैं, ज़्यादा हूँ तो आप ज़्यादा टमाटर की बनाइए और फिर उसी हिसाब से पानी डालिए और इसमें पानी डाल के इस पेस्ट को अच्छे से पानी के साथ मिक्स करके बॉयल होने को रख दीजिए। जब ये बॉयल होना शुरू ही होता है तभी इसमें थोड़ी ज़्यादा सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देना चाहिए। कटी हुई धनिया पत्ती के साथ जब इसको बॉयल करते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है और खाने में मज़ा आता है। अगर आपके यहाँ ये हाइब्रिड देसी टमाटर या देसी टमाटर नहीं मिलता है तो जो मीठा टाइप का हाइब्रिड टमाटर आप उससे भी बनाइए, पर चटनी खट्टी होती है तो ही अच्छी लगती है। इसके लिए आप इसमें नींबू का रस या साइट्रिक एसिड डाल के बॉयल कर सकते हैं। उससे फिर इसमें एक खटास आ जाती है और एक टेस्ट आ जाता है। हमारा तो टमाटर अच्छा खट्टा था तो मुझे अलग से ऊपर से कुछ डालना नहीं पड़ा, बस धनिया पत्ती डाल के इसको थोड़ी देर तक उबाला। इसको इतना गाढ़ा करना होता है कि ये खूब पतला पानी जैसा भी ना रहे और खूब गाढ़ा पेस्ट भी ना रहे। इसमें जब अपन पराठे को लगा के खाएं, डुबो के खाएं तो अच्छे से खाते बन जाए, जैसे रसे वाली सब्जी में होता है। ये जब अच्छे से बॉयल हो गया और इसकी उस तरह का गाढ़ापन हो गया कि एकदम पानी पानी सा नहीं लग रहा था, तब इसको एक कंटेनर में हमने खाली कर लिया। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ये सब्जी गाढ़ी हुई और आप चटनी गाढ़ी का सब्जी नहीं, चटनी गाढ़ी हो गई। फिर इसको हमने एक बाउल में खाली कर लिया और पराठे भी एक जगह पूरे सेक के रख लिए और दोनों को सर्व करने के लिए थाली में सर्व किया। पराठे सर्व किए, साथ में चटनी भी सर्व की और पराठे चटनी आपस में ही काफ़ी अच्छा था, पर कई बार मुझे थोड़ा खटास ज़्यादा पसंद होती है तो मैंने प्लेट में पराठे, चटनी और साथ में नींबू का अचार भी सर्व किया था। नींबू की अचार की खटास अलग होती है और ये पराठे और चटनी की खटास अलग थी, चटनी की खटास अलग थी। तीनों को एक साथ लेकर जब खाया तो बहुत मज़ा आया और बहुत आनंद आया। आप ज़रूर इस तरह से बनाइए और खाइए, आपको इतना अच्छा लगेगा। ये पराठा एक तो इतना सॉफ्ट रहता है कि बता नहीं सकते। अभी मैंने आपको जो रेसिपी बताई उसमें कितनी चीज़ें ऐसी थी जो शायद आपने ना की होगी, जैसे बथुए के साग को बॉईल करके पीस के फिर उबलते हुए पानी में डालना और उसमें मक्के के आटे को डाल के सानना। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही की है, हो सकता है आपने भी की हो, पर अगर नहीं की तो ज़रूर करिएगा। ये प्रोसेस बहुत अच्छी है। इससे
इस तरीके से जब अपन आटा मक्के का सानते हैं तो एक तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है जो कि बेल जाता है। नहीं तो मक्के की रोटी को अगर गर्म पानी मक्के के आटे को अगर गर्म पानी से सानते हैं तो बेलना थोड़ा कठिन पड़ता है, या तो फिर पॉलीथीन के ऊपर रख के बनाओ या हाथ से जैसे पोई रोटी बनती है वैसे बनाना पड़ता है। पर जब अपन इसको अच्छे से इसमें औंट देते हैं, गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर पका देते हैं तो वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद जब उसको मसलते हैं तो बहुत कुछ गेहूं के आटे जैसा 50% हो जाता है, पूरा तो नहीं 50% हो जाता है। और उसको अपन जब बेलते हैं तो पतला पतला बेल भी जाता है। जब अपन इसको में कुछ चीज़ स्टफ़ करके बेलते हैं तो भी वो मतलब इतना नहीं टूटता कि अगर आप गर्म पानी से सने हुए आटे का में कुछ चीज़ स्टफ़ करके बेलेंगे तो वो फटाफट टूटेगा, पर ये इतना नहीं टूटता और बहुत अच्छे से बन जाता है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कितना टेस्टी है, और ज़रूर बनाइएगा। और साथ में जैसे मैंने चटनी बनाई है टमाटर की, वैसी चटनी भी बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चटनी के साथ उसको खाने में एक अलग टेस्ट आएगा। और कई बार ऐसा होता है जो चीज़ हम बनाते हैं और कोई दूसरी प्रोसेस से बनाता है वो बहुत अच्छी लगती। ट्राई करिए और बताइए आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और आप लोग करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।